क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलिए, आज अपन एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए, हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, कौन कौन सी थ्योरीज है जो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है, और इसमें कुछ रिमार्केबल नेम्स हैं। देखिए, थ्योरीज किसी भी टॉपिक के लिए बहुत सारी हो सकती हैं या होती हैं। अपन एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था वो दिया था डाल्टन ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है? निनाद अभी अभी ना फालतू की बातें बात नहीं करेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलती है कि ना, आपके पास जो भी कोई मैटर है, मैटर एक यूनिफॉर्म is made up of uniform identical particles called atom। और एटम वर्ड आता है एटोमॉस से। एटोमॉस मींस अनडिविजिबल। तो ये डाल्टन ने थ्योरी दी, इसी से एटम वर्ड भी आया। पर डाल्टन की थ्योरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया जब सब डिस्कवर हो गया। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। और कौन कौन से पार्टिकल्स थे? एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन, और एक था न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की सर जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। ये डिस्कवरी ईयर कोई मैटर नहीं करता। और इसके बाद मतलब जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बाद फिर आए थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोर मॉडल, और फिर आखिरी में अपने को पढ़ना है श्रोडिंगर वेव मॉडल। जरा पढ़ ले, सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए थॉमसन्स। थॉमसन्स। सर आपकी वॉइस बहुत अटक के आ रही है। सर क्लियर आ रही है वॉइस। क्लियर है सर। क्लियर है सर सर। वो प्रीवियस स्लाइड यार देखो, ऐसा अजीब सा धर्म संकट मत फंसाओ यार। बाकी सब म्यूट करो भाई। सर प्रीवियस स्लाइड। सर आपका स्क्रीन बहुत लैग हो रहा है। हाँ जी, अरे मैंने म्यूट किया है सबको। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल के बाद अगला मॉडल है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के बाद अगला है बोर्स मॉडल, और बोर्स मॉडल के बाद अगला है श्रोडिंगर वेव मॉडल।
ये 4 मॉडल है, इसके बीच में और भी मॉडल है, जैसे सोमरफील्ड मॉडल आया एक, बोर्स मॉडल और श्रोडिंगर वेव मॉडल के बीच में एक और मॉडल आया सोमरफील्ड मॉडल, इसको अपन नहीं पढ़ते, ठीक है। मतलब मॉडल्स की कोई कमी नहीं थी, मॉडल्स तो आते रहे और मॉडल डिस्कार्ड होते रहे। अभी जो करंट मॉडल अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव मॉडल, ये करंट मॉडल है जो अपने सिलेबस के हिसाब से करंट है। अब थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का जो फाउंडेशन स्टोन था वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फाउंडेशन स्टोन था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल का, और थॉमसन ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। देखिए उसने क्या किया था, उसने किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ऐसी ट्यूब ली, इस ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, या इसको बोलते हैं क्रुक्स ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, एक थे सर जे थॉमसन और एक थे विलियम क्रुक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये यहां से गैस निकाल ली और नियर वैक्यूम जनरेट किया, नियर वैक्यूम जनरेट किया। और नियर वैक्यूम मतलब प्रेशर था 10⁻⁻⁵ बार के आसपास, वेरी लो प्रेशर, क्योंकि परफेक्ट वैक्यूम जनरेशन इज इम्पॉसिबल। परफेक्ट वैक्यूम यदि जनरेट आप कर ही नहीं सकते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर इसमें गैस नहीं है, इस वाले आइटम में कोई गैस जैसी चीज नहीं है, तो इन्होंने ये पाया कि ये जो ट्यूब है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जिस टर्मिनल को अपन यहाँ पे एनोड बोल रहे हैं और इसमें कैथोड बोल रहे हैं, उस टर्मिनल के पीछे की तरफ एक ग्लो आया। यहाँ पर ग्लो आया। अब क्योंकि ये ग्लो एनोड के पीछे था, तो और जो भी कोई चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है वो कैसे हुआ होगा, जो भी कोई चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है वो कैसे हुआ होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ होगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ होगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि कोई पार्टिकल पॉजिटिव से निकल के पीछे की तरफ गया हो, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। जो इकलौती पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि कोई पार्टिकल नेगेटिव से निकला होगा और वो एनोड को पेनिट्रेट करता हुआ पीछे गया होगा और वॉल से स्ट्राइक करके वहां पे कलर प्रोड्यूस या ग्लो प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया कैथोड रे। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर फिर वो ग्लास को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पाया? ग्लास थिक था, ये थिक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। और बोलो सर वो एनोड पे क्यों नहीं चिपका? उसकी इच्छा, क्यों नहीं चिपका तो अलग बात है, उसने तो बताया क्या हुआ, क्यों का तो जवाब मैं आगे दूंगा। सर एक बार मैकेनिज्म वापस समझाओ ना। इलेक्ट्रॉन तो वेव है ना, उसको पार्टिकल कैसे बोला उन्होंने? चलिए आगे देखिए। अब उन्होंने ये कहा, सर एक बार मैकेनिज्म वापस समझाओ ना। ठीक है सुन लिया मैंने, सबर। उन्होंने ये कहा कि
यहाँ पे ग्लो ऑब्जर्व हुआ है, यदि यहाँ पे ग्लो ऑब्जर्व हुआ है, ग्लो कहाँ ऑब्जर्व हुआ है? एक पॉजिटिव के पीछे। जो भी कोई पार्टिकल मूवमेंट होगा, यदि यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, यदि कैथोड और एनोड के बीच में करंट फ्लो हुआ, तो ये करंट फ्लो हुआ क्योंकि या तो कोई पार्टिकल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, या कोई पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया। तो ये चीज की पॉसिबिलिटी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के अपोजिट कोई पार्टिकल निकला होगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ये संभव है कि कोई पार्टिकल नेगेटिव से निकला हो और नेगेटिव से निकल के वो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है इसको क्रॉस करता हुआ पीछे वॉल पर लग गया हो, और पीछे वॉल पे लग के यहाँ पर उसने ग्लो प्रोड्यूस कर दिया हो। ठीक है, देखिए, when high potential is applied to electrodes in a discharge tube, having a near vacuum condition, very low pressure of air, a glow was observed behind anode positive terminal. Since there was a charge flow, there was current flow. Therefore, it was thought that particle from positive terminal should go towards negative and vice versa, and particles from negative terminal must have penetrated positive terminal and strike on glass wall, producing glow. क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है सर। यहाँ तक? Since these particles originated on cathode, it were called cathode rays. अब आया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। सर 1 मिनट रुको ना, हम लिख रहे हैं। यार मैं ये शीट भेजूंगा ना, बाद में कॉपी कर लेना प्लीज। सर लास्ट पॉइंट लॉक किया सर, नीला वाला। यार आप लोग है ना, मतलब यदि मैं इसीलिए शीट भेजता हूँ कि आप आराम से पहले इसको बाद में कॉपी कर पाओ। यदि ऐसे कॉपी करने लगोगे तो कभी भी सेम पेज पर कभी अपन सब आ ही नहीं पाएंगे। और आज की क्लास में कोई न्यूमेरिकल भी नहीं कराने वाला हूँ कि भाई आपको न्यूमेरिकल करने के लिए थ्योरी लगेगी। ठीक है, तो आप ये जब मैं भेजूंगा तो आप उससे कॉपी कर लीजिएगा, दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन आई सपोज। ठीक है सर। बोलो। सर आप ये मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे नहीं डाल रहे? 9 दिसंबर की लास्ट टाइम डाली थी आपने, उसके बाद नहीं डाली?
तो क्या करूं, रोना चालू कर दूं? मैंने नहीं डाली, क्या करूं बता? सर डालो ना मीटिंग यूट्यूब तो पे। डाल दूंगा, डाल दूंगा, डाल दूंगा, डाल दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। पहले मैं पढ़ा लूं यार, देख अलग अलग जगह पे अलग अलग वो नहीं चाहिए। सबसे पहला कैथोड रेज travel in straight line. Cathode rays travel in straight line, which can be confirmed by placing सर इनको कैसे पता कि ये तेरा टेक्स्ट, सर इनको कैसे पता? सर हाँ, वो ये पूछ रहा है कि इन्हें कैसे पता यही मेथड करने से हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या यही ओ मेथड करने भैया से कुछ। उनको नहीं पता लगा, वो लोग तो चार्ज फ्लो सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जे थॉमसन साहब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन देख रहे थे कि बिजली नीचे से ऊपर से नीचे कैसे आती है। तो बीच में एयर रख के एयर आयनाइज होती है, तो ये देखना चाह रहे थे कि यदि वैक्यूम करके रखेंगे तो भी क्या चार्ज फ्लो होता है। तो वो चार्ज फ्लो मतलब करंट फ्लो फ्रॉम वैक्यूम पढ़ रहे थे, उन्होंने लाइट ऑब्जर्व की और लाइट ऑब्जर्व करके काम कर लिया। वैसा है, उन्होंने नहीं किया था, उनको थोड़ा ना मालूम था कि उनको कुछ मिल जाएगा, तो ये पढ़ते भी नहीं थे। रदरफोर्ड भी वो साइंटिस्ट है जिसने कुछ और डिस्कवर करने निकला था और न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया। आगे confirmed by placing opaque body between electrodes। देखो उन्होंने कहा कि भाई ये दो टर्मिनल है, ये वैक्यूम जनरेट कर दिया उन्होंने, ये पोटेंशियल लगा दिया हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे इन्होंने बीच में एक ओपेक बॉडी लगा दी। ओपेक बॉडी मतलब यहाँ पे एक थिक मेटल शीट लगा दी, प्रेफरेबली लेड। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्लो आ रहा है उस ग्लो में एक शैडो आ रही है और शैडो के चारों तरफ यहाँ पे फिर ग्लो आ रहा है। तो ये जो शैडो थी, ये शैडो क्यों आई? क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ से निकले और ये जब ओपेक बॉडी से टकराए तो रुक गए, और बाकी जो साइड से निकलने थे वो साइड से निकल के उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस कर दिया। पर जो पार्टिकल्स ओपेक बॉडी से रुके उनका यहाँ पे शैडो दिखा। इसका मतलब है कि जो भी कोई पार्टिकल ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। यदि वो जिगजैग चलता, इफ मूवमेंट वाज जिगजैग, if movement was zigzag or non-linear, then there should be no shadow। समझ गया? दूसरा, they have kinetic energy and momentum which can be confirmed by placing a small wheel or fan between electrodes। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, इलेक्ट्रोड्स लगाए, वैक्यूम बनाया
और यहाँ पे एक छोटा सा पंखा लगा दिया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये वाले पार्टिकल यहाँ से चले और चलने के बाद इन पार्टिकल्स ने ये वाला फैन रोटेट कर दिया। फैन स्टार्टेड रोटेशन। यदि फैन रोटेशन करना चालू किया, इसका मतलब है उसमें कहीं से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आया, और वो मोमेंटम किसने प्रोवाइड किया होगा? वो मोमेंटम प्रोवाइड किया होगा कैथोड रेज ने। क्लियर है ये? यस सर। आगे नील, अपन तेरे वाले डाउट के ऊपर ना थोड़ी देर के बाद डिस्कशन कर लेंगे। मैं पहले ये खत्म कर लूं वरना फिर फंस जाऊंगा मैं। तीसरा, क्या हो रहा है, मेरा पेन नहीं चल रहा है। तीसरा, कैथोड रेज have moderate penetration power. It means it can penetrate thin metal sheets which can be confirmed by placing metal foil between electrodes. सेम वही चीज, पेनिट्रेशन पावर मतलब कि वो किसी सरफेस को ये इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पर आपने एक थिन मेटल शीट लगा दी और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर ग्लो अभी भी रहा। इसका मतलब है जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल था वो थिन मेटल शीट को पेनिट्रेट कर गया, पर वो थिक मेटल शीट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इसीलिए मॉडरेट रेंज दिया गया। हमने मॉडरेट पेनिट्रेशन पावर बोली है। इस चीज का एक और एग्जांपल है कि भाई वो इस कैथोड को भी तो पेनिट्रेट करके गया है, तो यदि उसकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी नहीं होती है, ठीक ठाक नहीं होती, तो वो इसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ। सर बोलो। वो रिफ्लेक्ट नहीं होता क्या? नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होता, पेनिट्रेट करता, पास थ्रू। सर अभी आपने जो साइड उसने पेनिट्रेट की उसको कैथोड बोला, पर बिगिनिंग में आपने उस साइड को एनोड बोला था। वो कैथोड है या एनोड है? पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड है। ओके सर। आगे ध्यान दें, कैथोड रेस, क्या लिख रहा हूं मैं, कैथोड रेस are negatively charged, which can be confirmed by by placing perpendicular electric field. समझो, उन्होंने क्या किया, ये डिस्चार्ज ट्यूब लगाई, ये इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा परपेंडिकुलर फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जिन पार्टिकल्स को समझिएगा, जो ग्लो एक्सपेक्टेड था वो कहाँ एक्सपेक्टेड था? यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, ये वाला रीजन, ये था एक्सपेक्टेड ग्लो। नहीं, अभी नहीं। जो ग्लो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो ग्लो एक्सपीरियंस किया उन्होंने यहाँ पे। इसका मतलब जो पार्टिकल यहाँ से निकले वो पॉजिटिव देख के मुड़ गए। ठीक है, तो अब क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ मुड़े,
इसका मतलब था कि जो पार्टिकल था वो नेगेटिवली चार्ज था। ठीक है सर पर सर हेलो नेक्स्ट। सर एक डाउट है, पूछूं? नहीं, आगे। दे हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। कि इट कैन आयोनाइज gases and material in its path। अब इनके प्रूफ नहीं बता रहा हूं। बस अब आप डाउट पूछ सकते हैं सर प्लीज। मतलब ये 5th पॉइंट का अब आपको जहाँ जो डाउट पूछना है पूछ लीजिए प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ। सर वो 5th पॉइंट का मतलब क्या है सर? 5th पॉइंट का मतलब है कि यदि बीच में कोई पार्टिकल आया तो कैथोड रेज उसको चार्ज कर सकती हैं, उसको चार्ज प्रोवाइड कर सकती हैं। सर एक बार चौथा पॉइंट लो ना। यार देखो एक एक करके बोलो, जो कोई सर बोल मैं रहा सर सबसे पहले मैंने बुक किया। बोल। सर वो जो अभी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़े सर चार्ज में, सर तो फिर जो पिछले पे मतलब पिछले एक्सपेरिमेंट में जो एनोड रे जो ग्लास ट्यूब से टकरा है सर, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं, वहां पे क्यों नहीं चिपके अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो? यहाँ पे क्यों नहीं निकले, इस पे क्यों नहीं चिपके? हाँ सर, एनोड पे क्यों नहीं चिपके? समझो भाई, उसका पेनिट्रेशन पावर है अच्छा खासा, वो पास कर जाता है। तो वो यहाँ तक आया और फिर यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 नहीं हुई तो उसको पेनिट्रेट करके पीछे चला गया। भाई जो अपन बोल रहे हैं ना कि पेनिट्रेशन पावर है, वो यही तो है कि भाई आपने जो पार्टिकल दिया वो पार्टिकल इससे सीधा पास कर गया तो ग्लो वॉल पर आया, क्योंकि वो वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, वॉल बहुत थिक है। सर तो मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी थी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल के अट्रैक्शन से भी नहीं रुक पाया, बिल्कुल सही। बाहर और जाके टकरा वेलोसिटी गया। बढ़ और वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता रहेगा ना बार बार, क्योंकि फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में, जितना वो पास आएगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर अब अगर ये लोग जानते थे कि हमने जो साइड लगाई है वो पॉजिटिव साइड है और जहां से पार्टिकल आ रहा है वो नेगेटिव साइड है, तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि अगर हम यहाँ पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव लगा देंगे तब भी ये उधर ही आएगा? मतलब सर ये नेगेटिव से आ रहा है और पॉजिटिव की तरफ चिपक रहा है, मतलब ये सीधे सीधे पता चल रहा है ना कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ऊपर अच्छा एक नीचे बात फील्ड बता, लगाने के बाद एक्सपेक्ट अच्छा क्यों एक किया? बात बता, एक बात बता जीनियस, वैसे ही पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या इस चीज की संभावनाएं नहीं थी क्या, यदि तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकला, इसने इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड की और ये वेलोसिटी है न्यूट्रल पार्टिकल की, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है और न्यूट्रल पार्टिकल को वेलोसिटी दी और ये न्यूट्रल पार्टिकल इस वाले तरफ, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी इस तरफ दी है इस टर्मिनल ने, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ जाके इससे कोलाइड कर जाए। भाई उस वक्त थोड़ी ना मालूम था कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, ये तो डिस्कवरी है उसकी। उससे पहले तो हर चीज जो जो भी कुछ था वो सब न्यूट्रल ही था। तो ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना कि यहाँ से उसने जो ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल ने इस पार्टिकल को, जो भी कोई पार्टिकल इसके पास हो, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और उसको पेनिट्रेट कर जा रहा है। ओके सर। और बोलो सर चैट पढ़िए ना। नहीं, एक सेकंड में तो चैट पढ़ रहा हूँ पर मैं समझ नहीं पाया कि तूने तीसरा और चौथा पॉइंट बोला मेरे को वापस समझाने को। हाँ सर। पर चौथा तो चल ही रहा है, तो चौथे में तेरे को और क्या समझना है ये बता। सर वो थर्ड वाले का मैकेनिज्म एक बार बोल दो ना। भाई थर्ड वाले का मैकेनिज्म ये है कि भाई अपन ने क्या किया, बीच में मेटल शीट लगाई, ये मेटल शीट है
और ये मेटल शीट को, ये कैथोड रे थी, ये कैथोड रे इसको पास कर गई, पेनिट्रेट करके यहाँ पे सेम ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब है कि जो कैथोड रे है वो थिन मेटल शीट से पास कर जाती है। और इसका एक और वो है, एक और क्या कहते हैं उसको, एविडेंस है। वो एविडेंस है कि भाई वो इस जो कैथोड है, इस कैथोड को भी तो पेनिट्रेट कर रही है। सॉरी, जो एक और एविडेंस है कि जो कैथोड रे है वो इस एनोड को भी तो पेनिट्रेट कर रही है। यदि उसकी पेनिट्रेशन पावर ठीक ठाक नहीं होती तो वो इस एनोड को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। समझ गया? हाँ सर। हाँ भाई नील, एयर रहती तो लाइटनिंग दिखती? पता नहीं। पता इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, भाई देखो, जो आपको लाइटनिंग दिखती है वो क्यों दिखती है? क्योंकि एक चार्ज मूवमेंट हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, सब कुछ हुआ। पर वो जो आपको ग्लो दिख रहा है, वो ग्लो क्यों दिख रहा है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ग्लो आपको यहाँ पर भी दिखा, ग्लो आपको हमेशा सरफेस पे दिखता है। यदि बीच में कुछ भी नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो सरफेस पे आपको ग्लो इसमें भी दिखा है, लाइटनिंग वाले केस में भी दिखता। ठीक है। अब मेरा एक सवाल है, क्या किसी ने कभी कैथोड रे ट्यूब देखी है? सर टीवी। हाँ सर, देखिए सर, पुरानी टीवी जो रहती थी। सीआरटी टीवी। हाँ सर, हाँ, सीआरटी यहाँ टीवी। पर एक सीआरटी टीवी जानते हैं? वो जो पीछे बक्से वाला टीवी नहीं आता था, बक्से वाला मॉनिटर। हाँ सर, सामने हाथ लगा था, अजीब सी आती थी। हाँ, और यदि आप उसके थोड़ी देर सामने बैठे रहो ना तो ऐसा लगता है कुछ कुछ जो प्लास्टिक मटेरियल है वो चार्ज हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा लगता है। हाँ हाँ, वो फ्लोरेसेंट था पर वो मेरे को बताने की इच्छा नहीं। ठीक है सर बोलो। टेस्ला भी वैसे वर्क करता है, मतलब टेस्ला जैसा वर्क करता है वो। भाई देख, टेस्ला वेस्ला मैं जानता ही नहीं हूँ, जब मैं जानूंगा तब बताऊंगा। अभी आई डू नॉट नो टेस्ला, आई नो ओनली टेस्ला। एक ही टेस्ला को मैं जानता हूँ, और वो वाला टेस्ला गाड़ियां बनाता है मेरे हिसाब से। इसके अलावा आई डोंट नो एनी टेस्ला नाउ। टेस्ला, I simply don't care about Tesla. Okay now, ये डन। मेरे को आज इतना ही। भाई इलेक्ट्रॉन्स ने ग्लो क्यों किया? एग्रीड, ये भी एक डाउट है। अच्छी बात है, समझो। जब ये पार्टिकल है ना, ये समझना भाई, आपके पास ये वाला पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल यहाँ से निकल के यहाँ कोलाइड कर रहा है, तो वो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को इस वॉल में लूज करेगा। और जब वो अपनी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को इस वाले वॉल पे लूज करेगा तो लाइट एमिट कर देगा। यदि कोई भी पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है तो वो क्या काम करेगा? या तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, या तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है। समझ गया? और बताइए, यहां तक क्लियर है साहब? अरे नहीं यार मानस, ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी फिजिक्स में आती है, जहां पर आप पूरा फ्लूइड का प्रॉपर्टी पढ़ोगे। हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी पढ़ाते नहीं, दो लाइनें लिखवा भी दूंगा तो क्या हासिल हो जाएगा? समझेगा तो वैसे भी नहीं। तो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले ही पढ़ाएंगे। उसके लिए मेरे पास वो नहीं है कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो फिजिक्स वाले ही पढ़ाएंगे। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, जो एंगल है कि किसका एंगल, कांटेक्ट एंगल कैसा होता है, वो सब फिजिक्स वालों का है फ्लूइड मैकेनिक्स में। वो मेरे उसमें नहीं आता है। ठीक है सर ये टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का क्यों, इनऑर्गेनिक का क्यों नहीं? कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर? हाँ सर। वेट एंड वॉच। कौन से टॉपिक्स थे भाई जो मैंने नहीं पढ़ा? नीला मेरे को बता दो प्लीज। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है?
रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एयर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिवाइड बाय टोटल जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉसिबल है। जाता हूँ, एक मिनट, डेट क्या है आज की? 17 दिसंबर सर। हाँ, ओके नाउ एक मिनट रुक जाओ यार प्लीज। हेलो नीलय, कौन से टॉपिक्स है जो मिसिंग थे? सर एक था मैक्सिमम हाइट बलून बर्स्ट वाला, और एक जो एक्सेप्शंस थे कुछ जेड के। अबे वो जो मैक्सिमम हाइट बलून्स है वो क्वेश्चन है, वो खुद से करना है। क्वेश्चन और एक्सेप्शंस थे मैक्सिमम हाइट के। एक मिनट रुको। हाँ, एक्सेप्शंस थे। किस चीज के? एक मिनट, क्वेश्चन था एनावस्थी में, तो इसलिए वो जम रहा नहीं, आ रहा नहीं था। मैं ढूंढता आपको बताता। हाँ, वो क्वेश्चन कर, क्वेश्चन होगा यार, टॉपिक कोई पॉसिबल नहीं है जो मिस हो गया हो। वो ठीक, क्वेश्चन टाइप पे अपन सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ओके। वो ऐसा है, वो कोई टॉपिक नहीं है जो मिस हुआ है। मिस वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इन सीक्वेंस होता है कि भाई इसके बाद यही पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। यदि नहीं पढ़ाना होगा, ऐसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ाना है मेरे को, तो वो नहीं पढ़ाना है। ऐसा मिस वाला चांस नहीं होता है ना। चलिए प्लीज, अभी मॉड्यूल का डिस्कशन, मेरे को आज पढ़ाना था मैंने पढ़ा लिया। आप मेरे को डाउट्स पोस्ट कर दीजिए प्लीज। कैथोड रे के प्रॉपर्टीज और है क्या? नहीं, इतने ही है। अब इसके बाद एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। सर बोलो। सर आप मतलब सारे डाउट सॉल्व करने वाले हो क्या 1 to 30, या फिर हमें मैं बताने? जो डाउट पूछोगे वो सॉल्व करूंगा ना, जो डाउट पूछोगे नहीं वो क्यों सॉल्व करूंगा? नहीं सर, मुझे लगा कि आप पिछले बार जैसा पूरे कर देंगे 30। अरे पिछले बार जैसे नहीं, सॉल्व तो पूरे कर दूंगा, पर डाउट पूछोगे वही करूंगा ना, थोड़ा कि हर क्वेश्चन ही करता रहूंगा। ओके सर। मतलब आप लोग भी मेरे साथ ह्यूमन जैसा बिहेवियर रखेंगे यार, एक्सपेक्ट दिस। कहाँ गया अभी? आज आपकी सेकंड क्लास किसकी है? फिजिक्स है कि मैथ्स है? सर फिजिक्स है। ठीक है, बोलो भाई डाउट। क्वेश्चन नंबर 1 तो पूछ ही लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सीधा ही सॉल्व करना चालू कर देता हूँ। सर 1 to 12। 1 to 12, 13, 14, 6, 16, 23 और 23 का 3 का सी और 21 और 12, 23, 24। सर आपने जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का भेजा है उतना ही है क्या वो उसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम का? हाँ सर वही। हाँ, केपीवाई के लिए उतना ही है, केपीवाई के लिए उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। उससे सर 20-30% रहता होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है। सर एक ही लेक्चर में
सर हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ सॉल्व करना है हमें। या प्रीवियस ईयर KPY सॉल्व कर लो बस। नहीं कुछ नमस्ते solve छोड़। नहीं नहीं पागल हो गया क्या? पढ़ाऊंगा तब क्या सॉल्व करेगा फिर? NCERT टाइप्स कर लो, बाकी कुछ सॉल्व नहीं करना। ठीक है। और कोई डाउट है कि किसी का? सर 1 मिनट रुको ना। रुका ही हुआ मैं यार, कहीं नहीं भागूंगा मैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आपको मेरे को देख के समझ में आ जाएगा कि आई कैन नॉट रन एंड आई शुड नॉट रन। कैन नॉट वाली तो बात ही नहीं है। सर आप कब आ रहे हो सर औरंगाबाद? 21st मॉर्निंग। सर हाँ सर आपने कल का प्लैनेट अलाइनमेंट देखा? नहीं यार, मैं आजकल कुछ नहीं देखता हूँ ना। आजकल मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ कि मेरे को सोने का कब मौका मिलेगा, बस। बाकी कुछ नहीं मतलब मेरे को। नहीं सर, कल 20 इयर्स में एक टाइम होने वाला इवेंट हुआ था। कोई बात नहीं यार, मेरे जीवन में ये इवेंट कम से कम और कम से कम 100 बार होगा। आई डोंट एक्सपेक्ट टू डाई बिफोर 2000 ईयर्स। ठीक है, आगे। सर 21 और 25 भी। और तो आप लोगों ने मेरे को बस केवल 1 से लेकर 10 तक अच्छा रखा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एवरेज मास ऑफ वन गोल्ड एटम इन ए सैंपल नेचुरली ऑकरिंग इज। तो भाई वो क्या बोल रहा है कि एक एटम का मास कितना है? 3.257 इंटू 10⁻⁻²2। तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा? इंटू Na। ये हो जाएगा 3.257 इंटू 10⁻²2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ जाएगा, जो भी कुछ आना है आंसर। आंसर भाई ये सॉल्व कर ले यार। इतना मैं नहीं करूंगा, इतना मैं महान नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? सर नहीं समझ रहा वायरस। तू समझना ही नहीं चाह रहा है। उसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं, लॉजिक तो है ही नहीं। उसने बोला है एक वायरस है जो सिलेंडर है। ओके, इस सिलेंडर के डायमेंशन दे रखी है उसने, उस सिलेंडर की डेंसिटी दे रखी है उसने। तो तू ये निकाल सकता है कि एक वायरस का मास कितना होगा। भाई डायमेंशन के हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा। अरे ठीक है, 10 है समझ लो। भाई वॉल्यूम आ जाएगा πr² लेंथ। आर दे रखी है, लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो एक का मास आ जाएगा इंटू Na। ये मोलर मास आ जाएगा एक वायरस का। सर स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब डेंसिटी क्या? स्पेसिफिक वॉल्यूम देख क्या लिखा है, यूनिट्स देख। हाँ सर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब भी डेंसिटी ना? हाँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी नहीं है, यूनिट्स देख, 1/डेंसिटी है वो। हाँ हाँ समझ। क्वेश्चन नंबर 6। Oh, this is a wonderful question. Nonsense. Question number 6. सर A थर्ड का colleague सीधी coordinated by two series. सर थर्ड का सीधी पूछना चाहिए। हाँ 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 हाँ, अरे बोलो, सर के बाद आगे भी तो बोलते हैं। सर आपका थर्ड का आवाज सी कट रहा है। पूछा है। भाई 6th है, तो उसने क्या बोला कि भाई C12HMCl10 वेयर m इज इंटीजर। m की वैल्यू बताओ जिसके अंदर 58.9% क्लोरीन
तो क्लोरीन कितनी हो जाएगी? क्लोरीन हो जाएगी 35.5 इंटू 10 माइनस एम। टोटल मास कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 प्लस एम प्लस 35.5 इंटू 10 माइनस एम इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू 58.9। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, सॉल्व कर लो। क्लियर है? इतनी गंदी कैलकुलेशन है, बहुत गंदी कैलकुलेशन। अबे यार कोई बात नहीं, गंदी कैलकुलेशन तुम लोग जेई एडवांस का पेपर लिखोगे, मैथ्स हाँ तुम्हारी सर, वैसे वो भी अच्छी है। कैलकुलेशन नहीं आई सर उसकी मुझे। कोई बात नहीं, जब भी कैलकुलेशन नहीं आए तो सर कैलकुलेटर चलता ना? नहीं चलता। अभी सर, अभी ये सर लॉग बुक चलती है क्या वहाँ पे? हाँ लॉग बुक चलती, लॉग बुक। हाँ सर यहाँ पे मतलब ये बुक सॉल्व करते समय कैलकुलेटर चलेगा ना? थोड़ा बहुत कैलकुलेटर यूज कर लो, थोड़ा बहुत, पर जो कैलकुलेटर यूज करो फिर वो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बिल्कुल कैलकुलेशन की आदत छूट जाए। थोड़ा बहुत कर सकते हो, मतलब ऐसा मत करना कि साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठे हो, क्वाड्रेटिक आ गई, अच्छा ठीक है क्वाड्रेटिक में डाला आंसर निकल लिया, ऐसा ऐसा तोप काम मत करना। नहीं 6 हो सर। गया। अरे बच्चे बड़े दुष्ट होते हैं यार, हर साल देखता हूँ मैं, 10 बार ही पूछा है किसी ने सर मेरे से। सर तोप का मीनिंग बताओ ना सर, क्या है? तोप का मीनिंग बेटा तू क्लास में, आज जिस दिन तू क्लास में आएगा ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज तोप। 1 ग्राम एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, वाह 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 वाह, और उसकी रिएक्शन कराई तुमने HCl से, वाह 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 वाह, और हाइड्रोजन इवॉल्व हुई 1.12 लीटर। रिएक्शन क्या होगी? एल्यूमिनियम प्लस 3 HCl will give AlCl3 plus 3/2 H2, और मैग्नीशियम प्लस HCl gives मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। ये ऐसा होएगा। अब इसने बोला है कि टोटल मास एलॉय का 1 है, तो इसको x ले लो, इसको 1 माइनस x ले लो, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? x/27, ये हो जाएगा 1 माइनस x/24। ये कितना बनेगा? 3x/2 मोल्स, और ये कितना बनेगा? 1, हाँ एक मिनट समझो, ये कितना हाइड्रोजन कितना बनेगा दोनों केस में? देखो जितने मोल एल्यूमिनियम है उसका 3/2 टाइम्स हाइड्रोजन बनेगा, मतलब ये हो जाएगा 3/2 इंटू x/27, ये 18। मोल्स होगा हाइड्रोजन के इधर, और जितने मोल्स मैग्नीशियम के लिए उतने मोल्स हाइड्रोजन के बनेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x/24 प्लस 3/2 इंटू x/27 मस्ट बी इक्वल टू, हाइड्रोजन के मोल्स बने कितने? 1.12 लीटर। 1.12 लीटर का मतलब कितना हो गया? 0.05 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्व कर लो, सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है। सर आर वी क्लियर? हाँ बोल भाई। सर थर्ड का सी आपने छोड़ दिया। थर्ड का सी छोड़ दिया मैंने, आई वेंट इमोशनल। यहाँ तक क्लियर है? ओके नाउ थर्ड का सी, उसने क्या बोला है कि Al2SO4 होल थ्राइस है, कितना मास होगा? जिसमें 32 AMU सल्फर होगा, मतलब एक मोल, एक एटम सल्फर का चाहिए, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 सल्फर है, मतलब 1/3 मॉलिक्यूल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? एल्यूमिनियम का 27 इंटू 2 प्लस सल्फेट का 96 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 AMU, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो 1.67 10⁻⁻24 से आंसर। क्लियर है? सर 1/3 मॉलिक्यूल कैसा रहता? जो भी आएगा उसको तो आंसर से मतलब है ना, उसको क्या मतलब है कि क्या हो रहा है? नहीं तो 0 हो जाएगा अपन ना? यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी नहीं, 0 नहीं हो जाएगा, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं पूछ रहा है कि भाई कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसको सिर्फ इतना मतलब है कि 32 AMU कितने मास में होगा। वो बात सही है कि अपन इसका एक मॉलिक्यूल भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट उसको इससे मतलब ही नहीं, उसको सिर्फ मास से मतलब है। अच्छा ओके नाउ 10th के बाद आपने मेरे से पूछा 11th, भाई 11th में क्या डाउट है यार? उसने कहा है कि CaCO3 और MgCO3 है ना, वो MaCO3 नहीं है,
इसको आपने इग्नाइट किया, ये बनेगा CaO और ये बनेगा MgO। इसका इनिशियल मास था 100, फाइनल मास है 50 और बाकी का 50 CO2 बन के बाहर निकल गया। तो बड़ा ही सरल है, CO2 से बैलेंस कर लो, डेटा अच्छा बनेगा। ये होगा x, ये होगा 100 माइनस x, ये होगा x बाय 100, ये होगा 100 माइनस MgCO3 को लो x, डेटा आसान बनेगा। तो ये x, ये 100 माइनस x, इसका मॉलिक्यूलर मास 84, इसका मॉलिक्यूलर मास 100, इतने मोल CO2 बनेगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बाय 100 प्लस x बाय 84 मोल्स। ये मोल्स बनेंगे CO2 के और ये CO2 के मोल्स का मास हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बाय 100 प्लस x बाय 84 इंटू 44 कंप्लीट मस्ट बी इक्वल टू 50 ग्राम्स। सॉल्व कर लो। क्लियर है? क्लियर है? I take silence as yes. दसवां भी हो गया। 12वां, 12वें में क्या डाउट है भाई? नहीं खा रहा सर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 12वां क्या ले रहा है वो भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट है। वाह 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 भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप NaHCO3 को हीट कर लीजिए, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसका मास, टोटल मास कितना लेना है उसको? टोटल मास लेना है 2 ग्राम। इसका मास ले लो x ले लोगे तो ये x बाय 84 हो जाएगा। x बाय 84 से ये बनेगा x बाय 168, ये बनेगा x बाय 168 मोल्स। और टोटल मास लॉस कितना हो जाएगा? x बाय 168 इंटू 18, ये वाटर का हो गया। x बाय 168 इंटू 44, ये CO2 का हो गया। ये 0.11 के बराबर है। तो ये हो जाएगा x बाय 168 कॉमन 18 प्लस 44 मस्ट बी इक्वल टू 0.11। x निकाल लो यार। क्लियर है? सर हाँ सर हम जब ये ऐसा सॉल्व करते हैं ना तो कभी कभी जो गिवन वेट है उससे ज्यादा वैल्यू आ जाती है। तो इसका उसको मतलब क्या है कि करते आपको या तो कैलकुलेटर यूज करना ठीक से नहीं आता है। तो यदि आपको कैलकुलेटर यूज करना सीखना है तो उसके लिए मैं अलग से कोचिंग देता हूँ। उसका चार्ज है 15 लाख रुपए 1 घंटे का। और यदि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, मतलब इसका एक और हो सकता है कि भाई आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो उसके लिए भी हम एक अलग से कोचिंग देते हैं जिसका चार्ज है 25 लाख रुपए 15 मिनट के। क्योंकि हम 25 लाख रुपए 15 मिनट के इसलिए क्योंकि जो चीज आपको क्लास 1 से लेकर 10th तक सीखनी है आपको वो नहीं आई, तो हम 15 मिनट में इतना कंप्रेस करके सिखाएंगे, तो इट विल बी कॉस्टली। इतना कॉस्ट इसलिए भाई, मेहनत बहुत है ना यार। तू 10 साल की मेहनत तू 10 साल की मेहनत 15 मिनट में सीख लेगा, तो चार्जेस तो लगेंगे। और कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता है तो फिर तो यार मतलब इट इज ब्लास्फेमस। ये चार्ज हमारे नहीं है, ये कैलकुलेटर के सम्मान में हम कैलकुलेटर वालों को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट सर, हम मोल कंपोजिशन भाई देख, यदि मास दे रखा है तो मास के हिसाब से कर, यदि मास दे रखा है तो मास के हिसाब से कर, यदि मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स के हिसाब से कर। मैंने मास अज्यूम किया है तो फिर मैं मास से पहले मोल्स निकालूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये मास के लिए पूछ रहा है क्योंकि डेटा मास का है। सर हाँ सर, इस रिएक्शन में H2O गैस में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल, H2 होगी। जब तू आग लगाएगा ओके। तो H2 वेपर की तरह निकलेगा और लिक्विड की तरह निकलना बड़ा मुश्किल होगा यार। 13 में आपसे पूछा है कि CaCl2 है और NaCl है। इसका मास ले लो x, इसका मास ले लो 10 माइनस x। सारा का सारा कैल्शियम जो है वो CaCO3 की तरह, अरे वाह इतनी क्यों मेहनत करूंगा, फिर इसको x ले लो। तो जो भी कोई CaCl2 है इसकी रिएक्शन उसने Na2CO3 के साथ कराई, ये सारा का सारा CaCO3 बना, उसने सारा का सारा CaO बनाया और CaO का मास है 1.12 ग्राम। तो यहाँ पे POAC लगा लो, जितना कैल्शियम यहाँ होगा उतना ही कैल्शियम यहाँ होगा। अब कितना कैल्शियम है यहाँ पे देख लो भाई, 1.12 ग्राम है तो ये हो जाएगा 1.12 डिवाइड बाय 56,
ये मोल्स हो गए कैल्शियम के, जितने मोल्स कैल्शियम के उतने इसके होंगे, सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 13 के बाद 14। 14th में क्या डाउट है भाई? 14th में डाउट नहीं होना चाहिए था, ये है तो भी कोई बात नहीं, मैं क्या भूलूं भाई। रिएक्शन है Fe2O3 और एल्यूमिनियम। वाह, तो भाई आप Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे, आप बनाओगे Al2O3 प्लस Fe। अब उसने क्या बोला है कि 1 मोल Fe2O3 के लिए 1 मोल Fe2O3 में 200 यूनिट एनर्जी निकली। तो पहली बात तो बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड। दूसरा, अब क्या क्या रेशियो लेना चाहिए? अब इसका 1 मोल इसके 2 मोल से इसका मास कितना होगा? Fe2O3 का मास होता है Fe 56 56 112 112 और 48 160। तो 160 और 27 इंटू 2 ना 127 इंटू 2 54। तो ये मास रेशियो होगा, तब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। अब उसने क्या बोला है कि 16 किलोग्राम Fe2O3 लिया है और 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम लिया है, तो दोनों के मोल्स निकाल लो भाई। 16 ग्राम का मतलब 16 केजी का मतलब हो गया 16 × 10⁻³ डिवाइड बाय 160, यानी कि 100 मोल्स आपने Fe2O3 लिया है। एल्यूमिनियम आपने कितना लिया है? 2.7 डिवाइड बाय 54 मतलब 2700 2700 डिवाइड बाय 54, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 50 मोल्स। अब Lr कौन हो गया? Lr हो गया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की 50 मोल्स के हिसाब से एनर्जी निकलेगी। अब Fe2O3 का यदि 1 मोल जाता है तो कितनी एनर्जी निकलती है? 200। तो एल्यूमिनियम की 1 मोल से निकलेगी 100, क्योंकि ये इसके 2 मोल से रिएक्ट करता है। अब इसका एल्यूमिनियम के फ्रेम में बात करनी है, तो 2 मोल से 200 निकल रही है, तो 1 मोल से 100 निकलेगी, तो 50 मोल से निकलेगी 50 इंटू 100 यानी कि 5000 यूनिट्स सॉल्ट। 14 के बाद आपने मेरे को अगला पूछा है 16। 16 के बाद आपने मेरे से पूछा 17। 16 क्या कह रहा है यार? 16 तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है यार। A2 plus 2B2 gives A2B4। हाँ सर पिछले क्वेश्चन में 10,000 आंसर है यूनिट्स। मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलती की भाई। कौन सा क्वेश्चन था ये? 14th वाला। मैंने सही से कैलकुलेट नहीं किया क्या? ओहो सॉरी सर, मैंने गंदा काम किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये 27 आएगा, मैंने 54 लिख दिया, तो 100 मोल आ गया। तो ये 50 नहीं है, 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 आएगा। प्लीज ध्यान दें, मैंने गलती से यहाँ पे एल्यूमिनियम को 54 लिख लिया था, एल्यूमिनियम 27 है, तो 2700 ग्राम्स एल्यूमिनियम लिया है, 27 इसका एटॉमिक वेट है, मतलब 100 मोल हो गया। 100 मोल, एक मोल से 100 एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 100 मोल से 10,000 मोल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? हाँ सर। हाँ यार, वो थोड़ा सा वो कैलकुलेशन। हाँ जी, तो ये रिएक्शन से, अरे कहाँ गया क्वेश्चन? इस रिएक्शन से वो क्या बना रहा है? A3B4 बना रहा है। तो एक काम भी तो कर सकते हो आप, ये भी तो कर सकते हो कि A2 plus 2B2 gives A2B4 and A2B4 plus half A2 will give A3B4। तो अब हर में पहले 4 मोल के हिसाब से ये बनाओ। Lr कौन है? B2 है, तो B2 के हिसाब से यहाँ पे 2 से 1 बनता है, तो 4 से 2 बनेंगे और इसके 2 बचे रह जाएंगे। फिर इसको आगे सॉल्व कर लो।
जैसा आपको SO2 और SO3 का क्वेश्चन करवाया था मैंने, या P4O6 और P4O10 का, या CO और CO2 का, ऐसे सीक्वेंशियल पैरेलल बना के सॉल्व कर लीजिए। 17 क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.1 17 क्या बोल रहा है, हाउ मच मिनिमम वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन शुड बी एडेड टू एक्सेस कैल्शियम नाइट्रेट टू ऑब्टेन 1 ग्राम। यार इसके लिए क्या पूछ रहा है वो आपको वो बोल रहा है कि Al2SO4 whole thrice plus CaNO3 whole twice gives 2AlNO3 whole thrice plus 3CaSO4। अब आपको 1 ग्राम इसका भी चाहिए, 1 ग्राम इस दोनों का मिनिमम 1 ग्राम चाहिए। तो पहले ये निकालो किसका मास कम बन रहा है। इसका मास है 3 × 136 और जब इसका इतना बनता है तब ये कितना बन रहा है। एल्यूमिनियम है 27 प्लस नाइट्रेट का 14 प्लस मतलब 62 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो इनमें से किसका मास ज्यादा है ये देख लो। जिसका मास ज्यादा है वो तो जो कम मास वाला है वो 1 ग्राम बनना चाहिए, जो ज्यादा मास वाला है वो तो उससे ज्यादा ही बनेगा, डेफिनेट सी बात है। ये हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से यही वाला आएगा, क्योंकि 62 इंटू 3 इज 186 प्लस 27 186 प्लस 27 is 213 into 2 426 ग्राम जब एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बनता है तो उसी टाइम में 136 into 3 408 ग्राम आपको कैल्शियम सल्फेट का मिलता है। तो फिर कैल्शियम सल्फेट का यदि आपने 1 ग्राम बना दिया तो ये तो बन ही जाएगा। तो अब आप इसके 1 ग्राम के लिए पूरी कैलकुलेशन कर लो। अब आपको क्या मालूम है कि कितने मोल्स आपको चाहिए, इसके 1/408 मोल्स चाहिए कैल्शियम सल्फेट के। तो पूछा किसका है, एल्युमिनियम सल्फेट पूछा है। तो जितना ये होगा इसके 1 मोल से इसके 3 बनते हैं, तो एल्युमिनियम सल्फेट का चाहिएगा 1/408 इंटू 1/3 मोल्स, और इसके लिए मोलारिटी इंटू वॉल्यूम कर लो, सॉल्व कर लेना। क्लियर है? तो 17 फोन आया नहीं उठाऊंगा सर टाइम। हाँ यार सर हाँ सर एक्सरसाइज 1 का बता दो ना 27। यार थक गया मैं यार। एक गैस है NX, चलिए ले एक्सरसाइज 1 का 27 NXHY है, इसको एक्सप्लोड करा, ये बनेगा x/2 N2 प्लस y/2 H2। ये 25 ml है तो ये बनेगा 25x/2, ये बनेगा 25y/2। और फिर तुमने O2 डाली तो 25x/2 प्लस 25y/2 प्लस O2 इक्वल्स टू 71.2 ml। तूने बर्न करा दिया। बर्न कराने के बाद क्या बचा, देख जो H2 है प्लस हाफ O2 इन्होंने मिलके तो H2O बना लिया, तो ये है 25y/2, ये है जो भी कुछ बचा होगा Z। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके जो भी कुछ वॉल्यूम बचा, डेटा आगे भी दे रखा है। उसने बोला है कि एल्कलाइन पायरागोलॉल से रिएक्ट कराने के बाद कुछ और भी बचा, मतलब ऑक्सीजन चली गई थोड़ी सी, तो सीधी सी बात है H2 खत्म हो गया होगा, ऑक्सीजन बचा होगा। तो ये जो भी तुम लोगे ये Z माइनस 25y/4 ये ऑक्सीजन, मतलब अब आखिरी में क्या बचेगा 25x/2 प्लस Z माइनस 25y/4 मस्ट बी इक्वल टू 14.95। और उसने क्या बोला है 25x/2 इक्वल्स टू 12.5, तो x की वैल्यू 2 आ गई,
सॉल्व कर ले यार इन सब डेटा को। क्लियर है? हाँ सर। प्रणव तेरा डाउट था नहीं है? हाँ सर, पर ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के भाई उसने क्या बोला है? अरे यार पीछे जो भी कुछ सीरियल बज रहा है सीरियल को बंद कर यार। सर सीरियल में बाजू के मंदिर में शादी है किसी की सर, बैंड बज रहा है। अरे यार शादियां। कोई नहीं, इधर समझो भाई, आपके पास ये वाला आइटम है, जब आपने एक्सप्लोड कराया तो ये दोनों बने और O2 बनी। ये इसका N2 का वॉल्यूम इतना, H2 का वॉल्यूम इतना और O2 का वॉल्यूम Z ले लिया और टोटल वॉल्यूम आ गया 71.2। फिर आप में लगा दी माचिस और बढ़ गया बूम, ये बचा रह जाएगा, ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। ये रिएक्ट करने के बाद उसने क्या, ऑक्सीजन बची रह रही है, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और O2 कितना लगेगा, Z में से एक से आधा रिएक्ट करता है 25Y/2 से 25Y/4 रिएक्ट करेगा, इतना रिएक्ट कर गया और जो बचेगा वो प्लस 25x/2, ये 14.95 है। 25x/2 की वैल्यू आ गई, 25x/2 की वैल्यू आ गई, अरे जो आनी थी आ गई यार, ये आ गई 12.5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। सॉल्व कर लो तो तेरे पास आ जाएगा z माइनस 25y/4 इक्वल्स टू, अरे कहाँ था मैं, क्या सॉल्व कर रहा था, कहाँ से कहाँ पहुंचा था, 14.95 था नहीं है, तो ये हो जाएगा 2.45। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, x की वैल्यू मालूम है तो x और y के लिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लेना। चलिए साहब, बाकी का डिस्कशन कल करेंगे या परसों करेंगे, परसों फिर क्लास है और संडे को एडवांस का टेस्ट है आपका। सर आप पीटीजी रखने वाले क्या? बिल्कुल रखेंगे सर। सर बहुत रीसेंट टॉपिक है सर वो। तो तू तो ऐसे कह रहा है तेरे पुराने टॉपिक्स के अंदर परफेक्ट आ जाते हैं। सर आपके हिसाब से कौन सा टॉपिक केमिस्ट्री में तोप है? यार देख, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा तोप है वो वाला टॉपिक तो रटना पड़ता है, हर रटने वाला टॉपिक तोप होता है कि वो याद नहीं रहता है। सर फिर समझने वाले टॉपिक कभी तोप नहीं होते हैं कि आपको मालूम होता है कि इवेंचुअली आप उसका आंसर निकाल लोगे। हमारे को हमेशा वही वाले टॉपिक